एक एक नंबर वाले जितने भी पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे भाई, वो सब क्वेश्चन बता चुके हैं। अब बताएंगे दो दो नंबर वाले क्वेश्चन। देखो इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से दो दो नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, मतलब जितने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं इसी में से इसी टाइप के क्वेश्चन, बस नंबर चेंज कर देगा लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो ये हर बार बोर्ड में पूछा जाता है भाई। पहले तो 2019-20 में ये 4 नंबर का सवाल होता था कि सिद्ध कीजिए कि करने में दो एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब ये दो दो नंबर के आते हैं क्योंकि 20 तो बहुविकल्पी भी तो देना है, तो दो नंबर वाले क्वेश्चन को भी सस्ता करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, सिद्ध कीजिए कि करने में दो एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे तुम्हारा करने में 2 लिखा है, वहां पे एग्जाम में हो सकता है करने में 5 लिख कर आए, करने में 3 लिख कर आए, करने में 7 लिख कर आए, सबका प्रोसेस सेम है भाई। तो जैसे स्टेप वाइज प्रोसेस बता रहे हैं और समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना। अधिकतर बच्चे इसको रट कर जाते हैं, लेकिन रटने का जरूरत नहीं, इसमें समझने वाली भी बातें हैं। क्या क्या समझने वाली बातें हैं भाई, ध्यान से देखो। चलो आओ करते हैं। सिद्ध कीजिए कि करने में दो एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना करने में दो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं माना करने में दो एक परिमेय संख्या है। जस्ट इसके अपोजिट ही मानेंगे भाई, क्योंकि ऐसा ही किया ही जाता है, इसका परिमेय संख्या है। तथा एक और बात यहाँ पे लिखेंगे, तथा a, b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। लग रहा है रेड कलर वाला धीमा है भाई। अभी को तगड़ा आया। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब तुम लोग को सोच रहे हो कि अरे ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो सहअभाज्य संख्या के बारे में तुमको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले अब यहीं पे जब पहले ही लाइन में तुमको दिक्कत होगा तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब समझो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उन दोनों संख्याओं को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसी एक नंबर पे डिफाइन नहीं होता, ये 2 नंबर पे डिफाइन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 4 और 6, तो हमसे पूछा जाएगा क्या ये 4 और 6 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्या चेक करने के लिए ये चेक कर लो कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे कि ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहा हो। तो चेक करो, हाँ डिवाइड तो हो रहा है। देखोगे तो 2 से ये 4 भी डिवाइड होगा और 2 से 6 भी डिवाइड होगा। इसका मतलब इनमें इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, इसीलिए ये दोनों संख्या तो सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 9 और 8 ले लो ना, जैसे कि 13 और 19 ले लो। देख लो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं है, अतः ये दोनों संख्याओं का पेयर जो है वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो ऐसा ही हमने कुछ माना है ए और बी को। ए और बी इस टाइप का संख्या है, ए 9 हो सकता है, बी 8 हो सकता है, ए 13 हो सकता है, बी 19 हो सकता है। तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, ये तो मतलब समझ गए होगे भाई। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, जैसे हमने माना क्या है, यहाँ पे करनी में दो को एक परिमेय संख्या माना है, और तुमको पता होगा परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं, और जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। तो देखो अब करनी में दो को हमने परिमेय माना है, तो करनी में दो को क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ बोलो हाँ। तो p हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस p के जगह पे a लिखेंगे और q की जगह पे b। p और q भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने सहअभाज्य संख्याओं को a और b माना है तो a और b लिख देते हैं। ठीक है, ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि करनी में दो को माना है एक परिमेय संख्या, इसीलिए हमने इसको a बटे b बटे q के रूप में लिख दिया है। बस जहां पर b डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। हाँ सही बात है। अब करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो भाई ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में आ सकता है। अब 2 नंबर में आएगा तो इतना ज्यादा नहीं लिखना है, 4 नंबर में आएगा तब ढेर सारा लिखना। अगर 2 नंबर में आया तो जल्दी जल्दी करके काम खत्म करना। जैसे बताएंगे कैसे 4 नंबर के लिए लिखना है, कैसे 2 नंबर के लिए लिखना है, वो सब बताएंगे। ध्यान से देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। करनी में 2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया, और a बटे b का होल स्क्वायर। करनी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो ये ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे तो ये 2 क्या है, इधर इसको अगर भेजेंगे तो ए स्क्वायर बटे में 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः
ए भी 2 से विभाजित होगा। ये तुम्हारा एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो प्रमेय है भाई। प्रमेय देखोगे क्या होगा 3, प्रमेय नंबर तीसरा देखोगे तो ऐसा ही लिखा है, वहां पे लिखा होगा पी स्क्वायर किसी एक नंबर से विभाजित हो रहा है तो पी भी उस नंबर से विभाजित होगा। ठीक है, तो उस बात के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में भी चाहो तो देख लो, अगर यहाँ 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से विभाजित है कि नहीं, तो क्या ये नंबर 3 3 से विभाजित नहीं होगा, होगा ना। इसी तरीके से ये भी लिखा गया है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक लाइन और ध्यान देने वाली और समझने वाली बात है, रटने वाली नहीं। ध्यान से देखो, अब ए को तुम 2 से विभाजित करोगे तो विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा ना। ध्यान से देखो, अगर किसी नंबर से तुम मान लो 4 को विभाजित कर रहे हो, 2 दूना 4, ये हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया ना, शेषफल 0 आ गया। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है 4 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 0 लिखा जाता है ना। उसी तरीके से जब हम इसको a को 2 से विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा और शेषफल 0 होगा। तो जो भागफल आएगा उसी को हम इस तरीके से लिखेंगे, a बराबर 2c मान लेते हैं। वहां पे ये भागफल मेरा क्या है, c क्या है, जो जब 2 से a को विभाजित करेंगे तो जो c आ रहा है वो मेरा भागफल है, इसीलिए हम a बराबर 2c लिखे। हाँ, c क्या है हमारा, जब a को 2 से विभाजित करेंगे तो c मेरा जो भागफल आएगा उसी को हमने यहाँ पे इसके गुणे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब a बराबर 2c रख दो समीकरण 1 में, a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a के जगह पे क्या लिखेंगे 2c, तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा तो 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, है ना। इसको देखो यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, यहाँ ऊपर का मिटा देते हैं फटाक से। यहाँ तक तो तुम लोग देख ही चुके हो, समझ चुके होगे बात को, तो यहाँ पे मिटा के थोड़ा जगह की समस्या होने के कारण मिटा के यहाँ पर आगे बताते हैं। देखो 2c यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर ना। देखो जैसे यहाँ पे मेरा क्या था, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर था, उसी तरीके से b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ गया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे b स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, दिख रहा है ना भाई, डार्क ले लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे जैसे ये लिखे थे a स्क्वायर 2 से विभाजित है अतः a भी 2 से विभाजित होगा, यहाँ पे b स्क्वायर 2 से विभाजित है अतः b भी 2 से विभाजित होगा, है ना। यहाँ पे अब बस एक लाइन और बात लिखना है हमको। हमने क्या माना था, a और b को माना था सहभाज्य संख्या, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए जिससे a भी कटे और b भी कटे। लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये 2 आ गया ऐसा संख्या जिससे b भी कट रहा है और a भी कट रहा है, मतलब हमने गलत माना था कि a और b सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि जो अब हमारी गलती क्या हो गया, यहाँ पे विरोधाभास। हम यहाँ पे बोल सकते हैं अतः a, b सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये लाइन देखो हम शॉर्ट में इसलिए बताए हैं क्योंकि 2 नंबर के सवाल में हम ढेर सारा थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारा बात लिखना होता है। यहाँ से जो हम ये लाइन लिखे ना बहुत ज्यादा बात लिखना होता है, लेकिन हम जानबूझ के इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिए ताकि ज्यादा लिखना भी ना पड़े और 2 नंबर मिल भी जाए। 2 नंबर में 4 नंबर वाली बात थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से एकदम यहाँ पे अगर करनी में 5 दिया होगा, करनी में 3 दिया होगा या करनी में 7 दिया होगा तो एकदम प्रोसेस यही है, बस नंबर 2 के जगह पे 5 रखना, 3 के जगह पे मतलब 2 के जगह पे 3 रखना, फिर 7 रखना, इसी तरीके से आगे का क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या है भाई, अगला सवाल देखो एकदम इसी तरीके का है बस, लेकिन इसमें उतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये देखने में उसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन इतना लंबा इसमें नहीं लिखना पड़ेगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, 2 फिर यहाँ पे भी वही लाइन लिखना होगा, माना 2 प्लस करने में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है तथा a कॉमा बी दो सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य, यहाँ पे ये बात भी नहीं लिखोगे तब पर भी चलेगा, क्योंकि ए और बी का ज्यादा यूज नहीं, बस दो ए और बी दो संख्याएं हैं या सअभाज्य संख्याएं हैं। देखो अब क्या है, इसमें क्या लिखेंगे, हमने क्या माना है, 2 प्लस करने में 3 को एक परिमेय संख्या माना है, तो इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आओ लिखते हैं भाई, 2 प्लस करने में 3 बराबर p बटे क्यू की जगह पे हमने a और b माना है, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे, 2 इधर प्लस में उधर भेज दो, करने में 3 बराबर a बटे b माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक लाइन लिखना है, क्या, चूंकि a बटे b माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि करनी में 3 एक अपरिमेय, ये लाइन तुमको लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये लाइन बहुत कठिन भी नहीं है, ध्यान से देखो, हमने क्या माना था कि 2 प्लस करने में 3 एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है तो इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया। अब 2 को इधर भेज दिया, 2 इधर आ गया, तो देखो a बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या में से कुछ घटाओगे तो जो मिलेगा वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। अब हमको पता है कि ये हमारा पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, और हमको ये भी पता है कि करने वाली संख्याएं हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं, तो बस उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है कि देखो क्या लिखा है, a बटे b माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करनी में 3 डज नॉट इक्वल टू a बटे b माइनस 2। अगर ये अपरिमेय है, इधर वाला परिमेय है, तो क्या ये दोनों कभी बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हम ये लाइन इसीलिए लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे अतः क्या, 2 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो इस तरीके का, तो बस इतने में देखो खत्म हो गया तुम्हारा, 2 नंबर यहीं पे तुम्हारा मिल गया। तो पहला क्वेश्चन जो था, अगर अकेले में आया है तो उसको उस तरीके से करना पड़ेगा, लंबे तरीके से, लेकिन अगर इस तरीके से आया है या फिर ऐसे क्वेश्चन आया है 2 करने में 3 इंटू के फॉर्म में 5 करने में 2, ऐसे क्वेश्चन में आया है, ऐसा क्वेश्चन आया है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, बस 5 को उधर भेज देंगे, बचेगा इधर करने में 2, और ये लाइन लिखेंगे, फिर नीचे ये इक्वल टू नहीं होगा, फिर यहाँ पे ये लिख के खत्म, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। तो जितना क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं भाई, पहले चैप्टर से 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर वाला तो बताए ही थे, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन इतने ही बन सकते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम तुमको करा दे रहे हैं। क्या बोल रहा है अब अगला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है भाई, 96 का अभाज्य गुणनखंड, ये इस तरीके से जो निकाला जाता है उसी को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। 2 से काटोगे कितने बार में जाएगा, 48 बार में, फिर 2 से काटोगे 24 बार में, फिर 2 से काटो 12 बार में, 6 बार में और 3 बार में। ये 96 का तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना, 5 बार 2 है, 1 बार 3 है, गुणे 3। ठीक है, अब इसी तरीके से तुम 404 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 404 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 101 अभाज्य संख्या है तो 101 ही से कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। अब HCF के लिए क्या होता है तुम लोग को पता होगा, HCF के लिए जो जो कॉमन है वो ही मेरा बस HCF होगा। तो HCF मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दिख रहा होगा, HCF इस तरीके से लिख दोगे, मास्टर समझ जाएगा और पूरा नंबर तुमको दे देगा। 2 इंटू 2 तो ये 4 हो जाएगा तुम्हारा HCF। LCM क्या होगा, इसी तरीके से LCM भी लिख दो, ये सब लिखने का मेथड है भाई, पढ़ रहे हो तो सब सीखो। अब जो है कॉमन पहले उसको लिख लो 2 इंटू 2, फिर जो बचे हुए हैं उन सबको लिख लो। ये सब 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 बार 3 और 1 बार 101। अब इन सब का गुणा करो, जो आएगा वही तुम्हारा होगा LCM। गुणा कर देते हैं भाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, गुणे 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 के 3 0, 3 के 3, इतना आ गया। अब इसका इसमें गुणा कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। गुणा कर दो भाई, 2 3 6 0 6
909 ऐड कर दो, आंसर तुम्हारा देखो आएगा 6969। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके का हो जाएगा। बस यहाँ पे नंबर चेंज कर देगा और एचसीएफ और एलसीएम निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि यही है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, पढ़ो। अगला सवाल है तुम्हारा, दिया गया है एचसीएफ दिया है, तुमसे एलसीएम पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे नहीं बोला है कि तुमको किस विधि से निकालना है, यहाँ पे तुमको कुछ भी नहीं कहा है कि अभाज्य गुणनखंड से निकालना है कि फॉर्मूला लगा के करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमको सुविधा होगा वही करेंगे। दिया क्या है, एचसीएफ दिया है, वो लिख लो। एचसीएफ 255,867 बराबर 51, इतना एचसीएफ दिया है और हमसे पूछ रहा है एलसीएम इन दोनों का क्या होगा। तो तुमको एक फार्मूला पता होगा क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी। यहाँ पे एस ए क्या है, ये संख्या है, बी क्या है, ये दूसरा संख्या है, एलसीएम क्या है एचसीएफ क्या है, मतलब जो एचसीएफ दिया रहेगा वो, और एलसीएम इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, तो जो दिया है हमको वो रख लेते हैं। एचसीएफ हमको दिया है 51, तो इसके जगह 51 रख लो। एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम को छोड़ दो, ए के जगह पे है 255 गुणे बी के जगह पे है 867। अब 51 को उधर भेज दो तो तुम्हारा एलसीएम बराबर हो जाएगा 255 गुणे 867 अपॉन में 51। अब अगर इससे कोई डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर दो भाई, चेक करेंगे क्या डिवाइड हो रहा है किसी से। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो 5 बार में ये इससे कट रहा है, 5 का गुणा करो, 5 एकम 5, 5 पचे 25 ना, ये 5 बार में इससे कट जाएगा। बचेगा क्या तुम्हारा, केवल 5 और 867। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 सते 35, 5 छक 30, 3 फिर 5 वाले 40, 3 43। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। तो तुमको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का 2 मेथड पता हो गया क्या, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं और एक फॉर्मूला लगा के कैसे निकाल सकते हैं ना। फॉर्मूला निकालने के लिए तुमको कुछ ना कुछ दिया रहेगा, या तो एलसीएम दे देगा या एचसीएफ दे देगा, दोनों में से एक देकर दूसरा पूछ लेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, पढ़ लो। अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं क्यों। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना मल्टीप्लाई में दिया है और उसमें कुछ जोड़ दिया है, और फिर इतना मल्टीप्लाई में दिया है और उसमें 5 जोड़ दिया है। फिर पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करके बताइए क्या ये भाज्य संख्या है। सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या होता क्या है ना। तो भाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान से समझो। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे, एक से कटे और अन्य संख्या से भी कटे, तो उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो, एक जैसे तुम्हारा 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 1 से तो कटेगा और स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन एक और ऐसा नंबर है जिससे ये कटेगा, वो है 2 ना। अगर ऐसी संख्या जो खुद से कटे, स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी अन्य नंबर से भी कटे, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों भाज्य संख्याएं एक्सप्रेशन हैं। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, क्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो ध्यान से देखोगे 13 दोनों में से कॉमन हो रहा होगा, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, यहाँ 13 कॉमन ले लिए। समझ में आया ये स्टेप। ये स्टेप देखो क्या है, यहाँ पे 13 इसमें भी 13 इसमें भी, इसलिए कॉमन ले लिए। यहाँ से 13 निकल गया तो उसकी जगह 1 आएगा, या फिर 1 हटा दो, केवल ये लिख लो। और यहाँ से 13 हटा तो +1 बचेगा, गुणा कर दो, 11 7 77 प्लस 1 और गुणे में 13, 77 में 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 78 गुणे 13। जो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन दिया था भाई, उसको हम गुणा करके ये ला दिए ना। अब इसको गुणा करोगे तो कोई एक नंबर मिलेगा, गुणा करने पे जो भी आएगा वो मिलेगा। तो तुमको बताना है वो जो नंबर है वो भाज्य संख्या है क्यों है। तो जाहिर यहीं पे बता दो, तुमको गुणा करके नंबर लाने की जरूरत नहीं है। जो भी नंबर आएगा वो केवल अभाज्य होने के लिए 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो नंबर आएगा वो ऑलरेडी 13 से कटेगा और 78 से भी कटेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या स्वयं से और 1 के साथ साथ 13 से भी कट रहा है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। उसी तरीके से इस बात को भी देख लो भाई, ये वाला बात क्या लिखा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5।
ठीक है, यहाँ पे कॉमन उमन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गुणा करते हैं। 7 का 6 में करोगे तो आएगा 42, 5 का 4 में करो 20, फिर 3 दूना 6 प्लस 5 ये होगा। फिर आगे गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा कर दो, सही है ना। हाँ, 2 दूना 4, 2 चौका 8 गुणे 6 और प्लस 5, 6 का गुणा करो 0, 6 चौका 24, 8 छंग 48, 2 50 प्लस 5, इसको जोड़ दो इसी में तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बताओ क्या ये नंबर भाज्य संख्या नहीं है? हाँ है, क्योंकि ये 1 से और स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, उसके साथ साथ देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से भी कटेगा। अतः ये संख्या भी तुम्हारा एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे, चूंकि दी गई संख्याएं स्वयं से और 1 से कटने के साथ साथ अन्य नंबर से भी कट रहा है, इसीलिए ये दोनों एक्सप्रेशन तुम्हारा क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है भाई, तो जितने भी 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं पहले चैप्टर से, वो सभी तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, तो जितना भी अब तुम्हारा अगर हाफ ईयरली एग्जाम हो या बोर्ड हो, जो भी एग्जाम होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन पहले चैप्टर से आएगा। तो इसके लिए तैयारी करके जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।